नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है और इस अंक में हम देखेंगे यानी इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं दक्षिण भारतीय राजवंश को देखेंगे। ये अति महत्वपूर्ण लेक्चर है, यानी इससे पूर्व के लेक्चर को देखें तो वह आपका जो है यह सारे लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं। प्रमुख राजपूत राजवंश के अंतर्गत हमने चौहान वंश को भी देख लिया है और गुर्जर प्रतिहार वंश यानी प्रमुख राजपूत राजवंश के अंतर्गत ये सारी जानकारी हमने ली थी। और कश्मीर यानी कश्मीर राजवंश और सोलंकी जो राजवंश है जो बंगाल में था, इस पर भी हमने चर्चा किया। पाल वंश को भी हमने महत्वपूर्ण रूप से देखा। इसके बाद खड़दर्शन और हिंसा की भारतीय यात्रा और आपका हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश को भी हमने पूर्व के लेक्चर में महत्वपूर्ण रूप से देखा। आप प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, आप वहाँ जाकर इसको इस तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इस चैनल पर सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, इससे संबंधित पूर्व के सारे लेक्चर उपलब्ध हैं। तो इसमें हमने देखा जो आपका यह है यानी गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, इससे पूर्व के भी सारे यानी जो प्राचीन भारत है उसके शुरू से लेकर के ये सारी जानकारी जो है लेक्चर रूप में उपलब्ध है प्लेलिस्ट में। इस चैनल पर आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। दक्षिण भारतीय राजवंश को देखेंगे। यह आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसके अंतर्गत देखें तो एसपीएससी मीन्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें तो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसका पीटी एग्जाम प्रस्तावित है 12 अक्टूबर 2025 को। और री एग्जाम 2023, जिसका एग्जाम पीटी एग्जाम जो है वो संभावना है कि जून 2025 या जुलाई 2025 में कराई जा सकती है। इसके अलावा एमपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी के लिए भी यह अंक अति महत्वपूर्ण होगा पीटी के लिए। और अधनस यानी यूपी ट्रिपल यानी उत्तर प्रदेश लोक अग्नि सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित परीक्षाओं, इसके अलावा एसएससी की परीक्षाओं के लिए अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ में शिक्षक भर्ती के लिए भी यह अंक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारतीय राजवंश को देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत जो इसमें देखें तो आपका यह जो है इसमें देख सकते हैं, यह आपके इसमें हम देखेंगे चोल, चेर, काकतीय, पांड्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, वाकाटक और चालुक्य, यानी इसमें हम देखेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 जो राजवंश है दक्षिण भारतीय राजवंश, इस पर हम देखेंगे। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, यानी सारे जो इसमें दिए गए हैं इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दक्षिण भारतीय राजवंश में सबसे पहले हम जो देखें वहाँ स्थापित हुआ था, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला जो राजवंश है वो देखते हैं पल्लव वंश को देखते हैं, यानी यह है। और इसके बाद राष्ट्रकूट वंश देखेंगे, ये 8वीं सदी के मध्य तक ये वंश रहा है। यानी इसमें ध्यान दें कि दक्षिण भारतीय राजवंश में जो पहला राजवंश है वो पल्लव वंश है। यह 4 से 9वीं ईस्वी तक इसका समय रहा है पल्लव वंश का। इसमें देखें पल्लव वंश का संस्थापक देखें तो यह है सिंह विष्णु, यानी पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु, राजधानी कांची, भारवी इसके दरबारी कवि थे, यानी जो भारवी कवि हैं वह सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। पल्लव शासकों के समय चट्टानों को काटकर मंदिर बने थे, यानी पल्लव जो शासक थे इनके समय में चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए थे। इसमें ध्यान दें कि जो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, यह सिंह विष्णु है, इसका समय देखें तो 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक था सिंह विष्णु का समय। इसकी राजधानी कांची, यानी ये जो देख रहे हैं इसके कैपिटल कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थे, यानी कांची कहाँ पर? तमिलनाडु की कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी सिंह विष्णु जो संस्थापक है यह वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का अनुयायी था। किराता अर्जुनी के लेखक, यानी किराता अर्जुनी के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, यानी हमने देखा भारवी जो है ये किसके लेखक हैं? तो किराता अर्जुनी के लेखक हैं जो सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे या दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक को देखें, यानी जो दक्षिण भारतीय राजवंश में पहला पल्लव वंश हम देख रहे हैं, तो इसके प्रमुख शासकों के अंतर्गत देखें तो क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, यानी इस पर हम देखेंगे, चर्चा डिटेल करेंगे इसके बारे में। तो इसके प्रमुख शासकों में क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि इसका समय देखें 600 से, यानी सिंह विष्णु की बात 600 से 630 ईस्वी तक। इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम रहा, इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय रहा, इसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम रहा, इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय रहा और इसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय रहा। पल्लव वंश का अंतिम शासक देखें तो अंतिम शासक अपराजित वर्मन, यानी इस वंश का पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है अपराजित वर्मन था, जिसका समय 879 से 897 तक था, यानी यही समय जो है पल्लव वंश के लिए भी था। मत विलास प्रश्न की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अयप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। तो हम शैव धर्म और भागवत धर्म पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। पूरे लेक्चर में ये सारे उपलब्ध हैं, यानी प्लेलिस्ट में इस चैनल पर उपलब्ध हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें विस्तार करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका महत्वपूर्ण शासक है पल्लव वंश, उसमें देखें महेंद्र वर्मन के बारे में देखें। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में देखें। शैव अनुयायी, मज विलास प्रश्न की रचना किया। उपाधि इसने क्या धारण की? मत विलास, विचित्र चित्त, अगुण भर, यह जो इसकी उपाधियां थी किसकी? महेंद्र वर्मन फर्स्ट की। और इसका ये शैव अनुयायी था और इसकी रचना जो है मज विलास प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं तो इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण जो पल्लव वंश का शासक था वह नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। इसने उपाधि क्या धारण की? वातापी कोंड की उपाधि धारण की। महाबलीपुरम, यानी माम लल्लापुर,
जो महाबलीपुरम, इसका प्राचीन नाम जो है मामल्लापुर में 51 रथों का निर्माण कराया। इसके अलावा सौर मंदिर का भी निर्माण इसने नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कराया। इसके समय हेनसांग कांची आया था, यानी चीनी जो यात्री है हेनसांग, वह इसके समय में कांची, जो कांचीपुरम तमिलनाडु में, वो आया था नरसिंह वर्मन के समय में। हेनसांग के बारे में पूरे लेक्चर हमने देखा था, वहाँ थोड़ा सा जानकारी ऐड करना चाहें तो ये देख सकते हैं कि जो हेनसांग है, हेनसांग के बारे में देखना चाहें तो हालांकि पूर्व लेक्चर में हम इसको देख चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हेनसांग का भारतीय यात्रा विवरण इसमें दिया गया है। इसमें पूर्व लेक्चर में हम जानकारी दे चुके हैं, हालांकि यहाँ पर केवल इसको देखना चाहें देख सकते हैं। हेनसांग का भारतीय यात्रा विवरण है और यह हर्षवर्धन पुष्यवितु वंश से संबंधित जो है, हर्ष ने चीन में राजदूत भेजे थे। हेनसांग से मिलकर हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और हेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। इसके समय इत्यादि भी दिए गए, इसमें आप देख सकते हैं। और हमने देखा कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो शैव धर्म का अनुयायी था, इस पर भी लेक्चर बनाया जा चुके हैं। तो शैव धर्म को देखना चाहते हैं, यहाँ देख सकते हैं। ऋग्वेद में रुद्र नाम भगवान शिव का है। उपसंप्रदाय कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव त्रिशूल आदि अंकित हैं, सारी जानकारी देख सकते हैं। लिंगायत में शैव देख सकते हैं। भारत में प्रसिद्ध शिव मंदिर को देखना चाहें देख सकते हैं। इसके बाद भागवत संप्रदाय के प्रत्येक भगवान कृष्ण रहे हैं, सारी जानकारी इसमें दी गई। गुरु सम्राट परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, सारी जानकारी दी गई। प्ले लिस्ट में उपलब्ध इस चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अन्य जो संप्रदाय हैं, संस्थापक भी इसमें दिए गए हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन फर्स्ट को हमने देखा। इसके बाद नरसिंह वर्मन सेकंड को देखते हैं। तो इसमें देखें, इसकी उपाधि क्या थी? राज सिंह, यानी उपाधि राज सिंह थी। आगम प्रिय थी, शंकर भक्त थे, यानी शैव भक्त थे पल्लव वंशी, तो यह शंकर भक्त भी इसकी उपाधि थी नरसिंह वर्मन सेकंड की। कैलाश मंदिर जो कांचीपुरम तमिलनाडु में का निर्माण इसने नरसिंह वर्मन सेकंड ने करा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डंडिन इसके दरबार में था, डंडिन जो कवि है वो नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में था। यानी इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेते हैं। नरसिंह वर्मन फर्स्ट और सेकंड के बारे में थोड़ी जानकारी स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसमें दिया गया है, लेकिन थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। तो देखें, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, यानी महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है, यानी रथ मंदिर को हमने देखा, रथों का निर्माण कराया था, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। ध्यान देना कि जो रथ मंदिर है उनकी संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, यानी जो 7 है रथ मंदिर उसमें सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं मिलता है। वातापी कुंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी, इसको देख लिया है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकंड था, यानी जब अरब आक्रमण किए तो यह पल्लवों का शासक किया नरसिंह वर्मन सेकंड था। उसने राजा सिंह, यानी ध्यान दें कि उसने राजा सिंह, ये उपाधि उसकी है, उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, आगम प्रिय शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। यानी देख सकते हैं कि कैलाश मंदिर जो कांचीपुरम तमिलनाडु में है का निर्माण इसने कराया नरसिंह वर्मन सेकंड ने, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यानी जो कैलाश मंदिर इसको क्या कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। यानी कैलाश मंदिर जिसका नाम राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत है। महाबलीपुरम में सौर मंदिर है, यानी महाबलीपुरम में जो है सौर मंदिर भी है। हमने देखा था सौर मंदिर, आपका ये सौर मंदिर है महाबलीपुरम में, जिसका प्राचीन नाम मामल्लापुर एकाश्म रथों का था, इसमें 7 रथ थे, इसको मैंने अभी देखा। और हम देख रहे हैं कि जो डंडिन है वो नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में थे। तो डंडिन ने क्या लिखा है? 10 कुमार चरित लिखा है। जो डंडिन है इन्होंने 10 कुमार चरित के लेखक डंडिन नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। यानी नंदी वर्मन द्वितीय ने क्या करवाया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलाई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के साथ समकालीन थे। यानी प्रसिद्ध जो वैष्णव संत हैं तिरुमलाई अलवार जो संत हैं, यानी अलवार जो संत होते हैं वैष्णव संत होते हैं, और नैनार जो संत होते हैं वो शैव भक्त होते हैं, वो आगे इसमें हम देखेंगे। तो ये तिरुमलाई जो अलावर वैष्णव संत हैं वो नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अब कुछ इसमें विशेष तथ्य को ऐड कर लेते हैं, यानी पल्लव वंश के अंतर्गत क्या आप जानते हैं इसको देखते हैं। तो कैलाश मंदिर एलोरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिए हैं। यानी ध्यान देना कि जो कैलाश मंदिर है इसमें एलोरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, एलिफेंटा, सॉरी इसमें थोड़ा इसको एडिट कर लेते हैं। देखें कैलाश मंदिर को हमने देखा कि जो कैलाश मंदिर है, यह कैलाश मंदिर देखें तो इसका कांची के कैलाश मंदिर, यानी तमिलनाडु में जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण अभी हमने देखा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ये कांची में है कैलाश मंदिर। जबकि एलोरा देखें तो यह औरंगाबाद में है, जो महाराष्ट्र में है। आगे इस पर हम देखेंगे, हालांकि इसने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया कि आप जानते हैं के अंतर्गत। और एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। एलोरा और एलिफेंटा को आगे हम देखेंगे। यानी दक्षिण भारतीय राजवंश में अगला जो राजवंश हम देखेंगे राष्ट्रकूट देखेंगे। तो राष्ट्रकूटों द्वारा ही, यानी राष्ट्रकूट जो शासक रहे हैं, एलोरा और एलिफेंटा जो है इसका निर्माण देखें जो महाराष्ट्र में है। गुहा मंदिरों का निर्माण, ये गुहा मंदिर है का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। तो एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। और कैलाश मंदिर जो कांची तमिलनाडु में है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। तो इसमें थोड़ा सा
बहुत संक्षेप में कर दिया था, इसको विस्तार कर लिया हमने। इसके बाद देखें, यह मंदिर भारत में चट्टानों काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा है। यानी जो कैलाश मंदिर है, यह मंदिर भारत में चट्टानों को काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा है। इसके बाद देखते हैं तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग 735 से 757 ईस्वी के शासन के दौरान हुआ। इसको थोड़ा और एडिट करते हैं तो ध्यान दें कि जो कैलाश मंदिर हमने देखा, ये कैलाश मंदिर जो था नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनाया था, जो कांची तमिलनाडु में कैलाश मंदिर है। और एक कैलाश मंदिर का निर्माण जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, यानी एलोरा में भी कैलाश मंदिर है, एलोरा में भी कैलाश मंदिर का निर्माण है। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। तो इसका ऐसा ये हुआ कि इसको क्या आप जानते हैं, जानने से पहले सबसे पहले हम राष्ट्रकूट वंश को देख लेते हैं जो यहाँ दिया गया है, इसके बाद इस पर चलते हैं, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश को इसमें सम्मिलित रूप से क्या आप जानते हैं शामिल कर लिया है। तो सम्मिलित रूप से देखने के पहले सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश को देखना आवश्यक है, फिर इसको वहाँ से देखते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश को हमने देख लिया, इसके बाद राष्ट्रकूट वंश देखें 8वीं सदी के मध्य तक की दक्षिण भारतीय राजवंश में शामिल है। इसका संस्थापक देखें, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राजधानी इसकी मान्यखेत। राष्ट्रकूट चालुक्यों के अधीन थे, जो राष्ट्रकूट हैं ये चालुक्यों के अधीन थे। आगे हम चालुक्य के बारे में देखेंगे। चालुक्य जो है 3 प्रकार के चालुक्य हैं। चालुक्य वंश एक कल्याणी है, एक चालुक्य वंश वातापी है, एक चालुक्य वंश वेगी है। तो तीनों को हम देखेंगे, हालांकि ये ध्यान दें कि राष्ट्रकूट जो चालुक्यों के अधीन थे। इसके बाद देखें प्रमुख शासक, यानी राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के अंतर्गत देखें तो कृष्ण 5th, ध्रुव, गोविंद 1st, कृष्ण इत्यादि जो है प्रमुख शासक हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, यानी एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण 1st ने कराया। इंद्र 3rd के समय अल मसूदी अरब जो यात्री था वह आया था। इंद्र 3rd के समय एलोरा एलिफेंटा गुफाओं के में कई निर्माण हुए, यानी राष्ट्रकूट वंश के समय एलोरा एलिफेंटा गुफाओं में कई निर्माण कार्य हुए। तो राष्ट्रकूटों के बारे में थोड़ी जानकारी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। देखें तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग, यानी दंती दुर्ग यह है 752 ईस्वी में किया था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, यानी शुरुआत में क्या थे, ये चालुक्य जो राजा, कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे उनके अधीन थे। इसकी राजधानी मणिकर या मानेखेत थी, यानी मानेखेत या मणिकर, ध्यान देना, मनकिर या मानेखेत थी। वर्तमान नाम इसका देखें जो मानेखेत है या मनकिर है, वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट है, यानी महाराष्ट्र में जो है वह मालखेड़ जो सोलापुर के निकट है। प्रमुख, यानी राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के अंतर्गत देखें तो कृष्ण प्रथम को हम देख रहे हैं, जो एलोरा के एलारा लिखा है। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण 1st ने कराया। तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव यानी ध्रुव, और इसके बाद देखें तो गोविंद तृतीय, जो गोविंद 1st है, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष भी है, इसमें नहीं लिखा है। कृष्ण 2nd, यानी कृष्ण 2nd भी है। इंद्र 3rd देख रहे हैं कि समय में अल मसूदी अरब यात्री जो है आया था, भारत आया था। इंद्र 3rd और कृष्ण 3rd भी, यानी कृष्ण 1st, 2nd, 3rd शासक शामिल हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वह इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, यानी ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु, यानी ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है। और अभी हमने देखा कि इंद्र जो 3rd है, इंद्र 3rd को देखें। इंद्र 3rd के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी, यानी अल मसूदी अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण 3rd था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। हमने देखा कि जो आपका है ध्रुव है, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक है, इसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो ये देखें कन्नौज में जो है यानी 750 1000 ईस्वी तक त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज पर हुआ, जिसमें राष्ट्रकूट भी शामिल हुआ, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें ध्रुव जो शासक था राष्ट्रकूट का वह शामिल हुआ था। इसके बाद पाल नरेश धर्मपाल इसमें शामिल हुआ था। और गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत देखें तो इसमें प्रतिहार नरेश वत्सराज इसमें शामिल हुआ था। तो हमने देखा ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक है जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। हालांकि पूर्ण रूप से विजेता गुर्जर प्रतिहार ही बने थे, क्योंकि युद्ध 750 1000 ईस्वी तक चला था, लेकिन ध्रुव ने इन सबों को पराजित किया था। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक हुआ जिसने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा देखें तो गोविंद तृतीय था, जो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध में उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट 2nd को पराजित किया था। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद 3rd ने नष्ट किया था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचनाकार जिन सिंह, गणिता सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी की जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था।
चलिए देखते हैं जो राष्ट्रकूट वंश में जो महत्वपूर्ण शासक अमोघ वर्ष रहा, इसको देख लेते हैं। तो अमोघ वर्ष ये हम देख रहे हैं, राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत देख रहे हैं। तो इसमें अमोघ वर्ष को देखें तो अमोघ वर्ष फर्स्ट राजधानी मानेखेत, प्रथम कन्नड़ काव्य रचना इसने किया। कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर मालिका की रचना कन्नड़ में की अमोघ वर्ष फर्स्ट ने। जैन धर्म का अनुयायी था, जिनसेन के प्रभाव में यह जैन धर्म का अनुयायी बना, जिनसे वह महावीराचार्य तथा स्वयंभू इसके संरक्षण थे। इसके समय ब्रोंज प्रमुख बंदरगाह था, यानी इसके समय में जो ब्रोंज है प्रमुख बंदरगाह था, मेन पोर्ट था। सुलेमान अरब व्यापारी ने अमोघ वर्ष फर्स्ट को विश्व के 4 महानतम राजाओं में से एक कहा। 3 अन्य में बगदाद के खलीफा, कांस्टेंटिनोपल के राजा और चीन के सम्राट थे जो समकालीन थे। तो सुलेमान जो अरब व्यापारी था, अमोघ वर्ष को विश्व के 4 महानतम राजाओं में शामिल किया। और 3 जो उस दौरान जो शासक थे उसमें 3 अन्य बगदाद का खलीफा था, कांस्टेंटिनोपल के राजा और चीन के सम्राट थे, विश्व के महान राजाओं में शामिल थे। अब यहाँ से समझते हैं कि आप जानते हैं को विस्तार से देखते हैं। दोनों राजवंश को देखने के बाद देखें कैलाश मंदिर, जो कैलाश मंदिर, ये कैलाश मंदिर एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। और एक कैलाश मंदिर को हमने देखा था कि जो कांची का कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने कराया था। लेकिन ये जो कैलाश मंदिर है, जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्यान देना इसको। एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। यह मंदिर भारत में चट्टानों को काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग 735 से 757 ईस्वी के शासन के दौरान हुआ था। मंदिर पर प्रमुख कार्य राजा दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम 757 से 713 ईस्वी द्वारा कराया गया। यानी मंदिर पर प्रमुख कार्य राजा दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम जो बना, इसके द्वारा कराया गया था। लेकिन इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग, चूंकि पूरा काम करवाया कृष्ण प्रथम, इसलिए इसको श्रेय जाता है। लेकिन निर्माण शुरू किया था दंती दुर्ग ही, जो कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग रहा है। इसके बाद देखें तो यह है कि यह मंदिर गुफा संख्या 16 एलोरा की 34 गुफाओं, मंदिरों और मठों में एक है। यानी यह मंदिर जो है, कैलाश मंदिर जो है आपका देखें, यह मंदिर गुफा संख्या 16 में है। एलोरा की 34 गुफा मंदिरों और मठों में से एक है। मंदिर में कई जटिल नक्काशीदार पैनल हैं। यानी जो कैलाश मंदिर, इसमें क्या है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, मंदिर में कई जटिल नक्काशीदार पैनल हैं जो रामायण, महाभारत और कृष्ण के कारनामों के दृश्यों को दर्शाते हैं। मंदिर परिसर में 5 अलग अलग मंदिर हैं। इनमें से 3 गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों को समर्पित हैं। ध्यान दें कि जो इसमें से 3 जो हैं मंदिर परिसर में 5 अलग अलग मंदिर हैं, और इनसे 3 जो हैं गंगा, यमुना और सरस्वती, यानी त्रिवेणी, जो प्रयागराज संगम में इनका संगम होता है, गंगा यमुना अदृश्य चतुर्वेदी से समर्पित है। यह ध्यान देना है कि यह जो मंदिर है कैलाश मंदिर में भी, जो महाराष्ट्र के एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी गंगा यमुना और सरस्वती की यानी त्रिवेणी, जो प्रयागराज संगम इलाहाबाद में, या पूर्व के इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज, वहाँ पर भी ये त्रिवेणी की चित्र दिखाया गया है। कैलाश मंदिर एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जिसका निर्माण देखें तो शुरू किया था दंती दुर्ग प्रथम, जिसका संस्थापक था, और पूर्ण कराया था कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर को। और कुछ एक्स्ट्रा इसमें जोड़े थे, एलोरा एंड एलिफेंटा नाम तो हमने देखा कि इसको पुर्तगालियों ने नाम दिया था, यानी एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। एलोरा एंड एलिफेंटा, एलोरा हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र। गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। तो इसमें देखें कि एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। यानी हमने देखा 34 शैलकृत गुफाएं हैं। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं, जिसमें से 1 से 12 तक बौद्धों, यानी 1 से 12 तक जो है वह बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं, सबसे पहले बौद्धों का इसमें है। और इसके बाद देखें तो 13 से 29 तक जो है हिंदुओं, एवं 30 से 34 तक जो है जैनों की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा संख्या 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाए गए हैं, और 16 में हमने देखा है कैलाश मंदिर है, और 15 में जो है भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार है, यानी पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया है। यानी ध्यान दें कि जो यह आपका है एलोरा एलिफेंटा में, एलोरा में जो 34 शैलकृत गुफाएं हैं, यानी ध्यान देना है शैलकृत गुफाओं का मतलब बाद में चट्टानों काटकर बनाए गए हिंदू मंदिर में, ये जो है चट्टानों काटकर जो 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं, जिसमें यानी ये जो गुफाएं संबंधित हैं वह देखें तो बौद्धों से, हिंदुओं से और जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। राष्ट्रकूट शैव, यानी राष्ट्रकूट को इस तरह से देखें तो शैव धर्म के भी, वैष्णव धर्म के भी और शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट जो शैव थे, वैष्णव थे, शाक्त थे, संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बचने तथा इस्लाम में प्रचार करने की स्वीकृति दी थी। इसके बाद देखें तो यह कल्याणी के चालुक्य तैपल सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी। अब इसके बाद देखते हैं दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत काकतीय वंश को और वकाटक वंश को देखते हैं। तो बारी बारी से इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें काकतीय वंश को देख लेते हैं। तो काकतीय वंश को देखें तो इसका क्षेत्र का कहाँ पर था, यानी काकतीय जो वंश था इसका क्षेत्र देखें, यानी एरिया क्या थी, तो वारंगल, आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, दक्षिणी उड़ीसा तक इसका जो क्षेत्र था काकतीय वंश का। इसका जो बंदरगाह देखें, पोर्ट देखें तो मोतुपल्ली जो पोर्ट था, बंदरगाह था, काकतीय वंश से संबंध था। इसकी राजधानी ओरुगल्लू थी, यानी काकतीय जो राजवंश या वंश इसकी राजधानी या कैपिटल क्या थी, तो ओरुगल्लू थी।
प्रोला फर्स्ट ने काकती वंश को स्वतंत्र राजवंश बनाया, यानी प्रोला फर्स्ट ने काकवी यानी ये काकतीय है वंश को स्वतंत्र राजवंश बनाया। इससे पहले स्वतंत्र राजवंश नहीं था। प्रमुख काकती शासक को देखें तो इसमें रुद्रमा देवी थी, गणपति थे। इसमें ध्यान दें, गणपति सबसे महान काकती शासक था। रुद्रमा देवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रमुख शासक रही हैं, अक्सर पूछता है। अब प्रोला फर्स्ट ने काकती वंश को स्वतंत्र राजवंश बनाया था। आगे इसमें देखें तो प्रमुख स्थापत्य काकती के अंतर्गत देखें तो 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माण काकती राजवंश के शासकों ने कराया। रामप्पा मंदिर काकती रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण कराया। वारंगल फोर्ट का निर्माण कराया। गोलकोंडा फोर्ट का निर्माण भी काकती राजवंश के राजाओं द्वारा कराया गया। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण नोट्स है उसको देख लेते हैं। तो नोट है जुलाई 2021 में रामप्पा मंदिर जो कि 1213 यानी 1213 ईस्वी में निर्माण कराया गया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल, भारत का 29वां विश्व धरोहर स्थल यानी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। रामप्पा नाम इस मंदिर के शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। निर्माणकर्ता इसका देखें, यानी निर्माणकर्ता काकती राजा गणपति देव के सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा किया गया था। इसका निर्माण जो है काकती राजा गणपति देव जो सबसे महान शासक था काकती राजवंश में, कि सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा कराया गया था रामप्पा मंदिर का निर्माण। और ये तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। यानी नोट के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी रही काकती राजवंश के बारे में। यानी काकती राजवंश के बारे में थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो देखें, काकती वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, यानी इसका फाउंडर देखें जो संस्थापक था वो बीटा प्रथम यानी बीटा फर्स्ट जो था वो काकती वंश का संस्थापक था, जिसने नलकोंडा कहाँ पर, हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंड थी। राजधानी जो ओरुगल्लू यहाँ देख सकते हैं, लेकिन संस्थापक जो बीटा प्रथम था इसकी राजधानी पहले बनाया था अमकोंड बनाया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति, यानी हमने देखा था इस जो सबसे गणपति जो है सबसे महान काकती शासक था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, यानी जो शासका बनी रुद्रमा देवी, ये गणपति जो सबसे महान काकती शासक था की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। यानी जो रुद्रमा देवी थी यह रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। यानी इसने कितने वर्ष तक शासन किया? 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से लेकर के 1323 ईस्वी तक शासन किया था। अंतिम शासक प्रताप रुद्र ने। इसके बाद देखते हैं ये आपके जो दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत अगला जो राजवंश है दक्षिण भारतीय राजवंश में वो वकाटक वंश है। इसमें देखें वकाटक जो वंश है 3री सदी मध्य से 5वीं सदी तक इसने जो है दक्षिण भारत पर शासन किया। 3री सदी के मध्य से 5वीं सदी तक वकाटक वंश का शासन था। वकाटक वंश के राजा ब्राह्मण थे। राजधानी इसकी नगरधन थे, यानी नगरधन इसकी राजधानी कैपिटल थी। प्रमुख शासक के अंतर्गत देखें तो इसमें जो महत्वपूर्ण शासक में पहला बिंद शक्ति, इसका समय 250 से 270 ईस्वी तक था। दूसरा रुद्रसेन द्वितीय रहा। तीसरा इसमें प्रवण सेन सेकंड, तीसरा इसमें शासन प्रवण सेन सेकंड रहा। सेतुबंध के रचनाकार यानी प्रवर सेन सेकंड जो है यह सेतुबंध के रचनाकार भी था। चौथा इसमें सर्वसेना प्रमुख शासकों के अंतर्गत था। हरिविजय के लेखक यानी हरिविजय का जो लेखक है सर्वसेना था, इसके प्रमुख शासकों में शामिल है। वकाटक गुप्तों के समकालीन थे। हमने गुप्त वंश विस्तार रूप से समझाया। तो जो यह दक्षिण भारतीय राजवंशों में जो वकाटक थे ये गुप्तों के समकालीन थे। गुप्तों के समकालीन होने का ऐसा हुआ कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल हम देखें तो गुप्त वंश आपका जो है 275 से 550 ईस्वी तक चला था। तो इसी के समकालीन जो थे वो दक्षिण भारतीय राजवंश में वकाटक थे। इस पर हम विस्तृत में चर्चा कर चुके हैं, आप सारी जानकारी को देख सकते हैं उस लेक्चर में जो प्लेलिस्ट पर इस चैनल में उपलब्ध है। तो वकाटक वंश को हमने देखा, तो इसमें ये वकाटक गुप्तों के समकालीन थे। वकाटकों ने समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध बनाया, यानी समकालीन जो राजवंश थे जैसे कि गुप्त भी इसके समकालीन थे, इससे वैवाहिक संबंध बनाए। उदाहरण गुप्त वंश की प्रभावती गुप्त के साथ रुद्रसेन सेकंड ने शादी की थी, यानी जो गुप्त वंश की प्रभावती गुप्त थी के साथ रुद्रसेन सेकंड ने शादी की थी, जो कि रुद्रसेन सेकंड जो है वकाटक वंश से संबंधित था। क्षेत्र देखें, इसका क्षेत्र वकाटक जो वंश इसका क्षेत्र मध्य दक्कन का क्षेत्र था। वकाटक शैव धर्म के अनुयायी थे, हमने देखा था शैव धर्म से संबंधित और भागवत धर्म संबंधित जो था नोट्स उसको हमने ऊपर ही चर्चा कर लिया था। तो वकाटक जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे। वकाटक राजा हरिसेन यानी वकाटक राजा जो हरिसेन के संरक्षण में अजंता गुफाओं की चट्टानों काटकर बौद्ध विहार चैत्य विहार बनाए गए थे। ध्यान दें कि इसमें वकाटक राजा जो हरिसेन था के संरक्षण में अजंता गुफाओं की चट्टानों काटकर बौद्ध विहार चैत्य विहार बनाए गए थे। अजंता गुफा संख्या 16, 17, 19 वकाटक स्थापत्य उत्कृष्टता के उदाहरण है। खासकर महानिविष्क्रमण पेंटिंग जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित महानिविष्क्रमण पेंटिंग है, जिसमें महाबुद्ध का जो गृह त्याग है उससे संबंधित पेंटिंग बनाई गई है, जो कि गुफा संख्या 16, 17 और 18 है अजंता की गुफा। अभी मैं एलोरा को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया था, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसके बाद देखें वैदर भारती वकाटकों के समय विकसित संस्कृति की शैली थी, यानी वैदर भारती क्या थी? वकाटकों के समय विकसित संस्कृति की शैली थी। पुराणों में वकाटकों की चर्चा है, यानी जो 18 पुराण है उसमें भी जो वकाटकों की चर्चा की गई है। अजंता शिलालेखों में बिंद शक्ति को द्विज के रूप में वर्णित था। इसकी सैन्य उपलब्धियों की प्रशंसा हुई है। प्रवर सेन सम्राट यानी जो वकाटक
वंश का शासक प्रवरसेन ने सम्राट धर्म महाराज हरितिपुत्र की उपाधि धारण की थी। यानी वकाटक वंश का शासक जो प्रवरसेन, उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सम्राट के, धर्म महाराज की, हरितिपुत्र की उपाधियां धारण की थी। प्रवरसेन वकाटक शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रवरसेन जो इतनी उपाधियां धारण की थी, वकाटक शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। वकाटकों के समय हाथी देवता समान, यानी वकाटकों के समय हाथी देवता सामान्य रूप से पूजे जाते थे। अब इसमें देखते हैं चोल, चेर, काकती, पांड्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, वकाटक राजवंश के अंतर्गत हम देख जो चुके हैं। इसमें से चालुक्य को देखे, वकाटक को देखे, पल्लव को देखे, राष्ट्रकूट देखे। अब इसमें पांड्य, काकती, यानी काकती को भी हमने देख लिया, चालुक्य देखा, वकाटक देखा, पल्लव देखा, राष्ट्रकूट देखा। इसके बाद पांड्य, काकती और चेर और चोल, वहाँ जो चार हैं इसको आगे देख रहे हैं इसमें। यानी इसमें हमने जो देखा है चालुक्य को भी नहीं देखा है, हमने देखा है पल्लव को, राष्ट्रकूट को, वकाटक और काकती को देखा है। इसमें चोल, चेर, पांड्य और चालुक्य चार देखना विशेष है, इसमें चार को हमने देख लिया है। ये देखते हैं दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत, इसमें आप चेर वंश को देखते हैं। यानी इसमें दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से चेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारतीय राजवंश के अंतर्गत चेर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखते हैं हम चेर को देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर चेर से पहले देखना चाहें, अभी इसमें पल्लव छूट रहा था तो पल्लव वंश को देख लेते हैं, फिर इसके बाद चेर को देखते हैं। जो आपका ये जो चालुक्य वंश है इसको पहले समझ लेते हैं, चालुक्य को देख लेते हैं, फिर इसके बाद चेर पर चलते हैं। तो चालुक्य वंश देखें तो यह 6वीं से 12वीं सदी तक इसने दक्षिण भारत का शासन किया। चालुक्य वंश क्षेत्र इसका देखें दक्षिण और मध्य भारत था। 3 अलग अलग चालुक्य राजवंश थे, बादामी के चालुक्य, और इसके बाद पूर्वी चालुक्य, इसके बाद पश्चिम चालुक्य। तो बादामी के चालुक्य के अंतर्गत देखें तो कर्नाटक के बादामी, यानी बादामी जो है कर्नाटक के बादामी, वातापी में राजधानी थी। प्रमुख शासक के पुलकेशिन द्वितीय रहा। यानी ये जो पुलकेशिन द्वितीय बादामी चालुक्य वंश से संबंधित था। पुलकेशिन द्वितीय, इसने एलो अभिलेख इससे संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। इसमें इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा जो है एलो अभिलेख की रचना की गई है। इसके बाद देखें पूर्वी चालुक्य तो वेगी में राजधानी इसकी थी, इसका क्षेत्र पूर्वी दक्कन था। पश्चिमी चालुक्य के अंतर्गत देखें तो बादामी चालुक्यों के वंशज थे। 10वीं सदी के अंत में इनका उभार हुआ और कल्याणी से शासन किया। प्रमुख स्थापत्य में देखें तो एलोह मंदिर, यानी हमने एलो अभिलेख को भी देखा, एलोह मंदिर, वादामी मंदिर और पट्टा डक्कल मंदिर इनके चालुक्य वंश के प्रमुख स्थापत्य कला में शामिल है। यानी इसमें थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। बादामी के चालुक्य देखें तो चालुक्य वंश या वातापी थे, यानी चालुक्य वंश वातापी, ये बादामी के चालुक्य कहलाए थे। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। यानी चालुक्य वंश वातापी जो है, जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी वातापी यानी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक, यानी बादामी के चालुक्य अंतर्गत चालुक्य वंश वातापी को हम देख रहे हैं। इस वंश के प्रमुख शासक में पुलकेशी प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, यानी पुलकेशिन द्वितीय था। और देखें इसमें तो आपका यह है कि महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अष्ट नोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेघुली मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। यानी जिनेंद्र का मेघुली मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। एलो अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, इसके लेखक रवि कीर्ति हैं, इस पर चर्चा कर लिया है। अजंता के एक गुहा क्षेत्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोपथ नाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में दक्कन में अरबों का आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य की भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनी जनश्रय की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी लोकम महादेवी ने पदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इसको देख लिया। एलो को मंदिरों का शहर कहा जाता है। एलो जो है उसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यानी हमने देखा था कि जो आपके राष्ट्रकूट वंश थे वह चालुक्यों जो वातापी था इसके सामंत थे। शुरू में हमने इस पर चर्चा किया। एलो को मंदिरों का शहर कहा। इसके बाद चालुक्य वंश वेगी है और चालुक्य वंश कल्याणी है। तो कल्याणी यहाँ देखना, जो कल्याणी रहा, कल्याणी शासन के पश्चिमी चालुक्य थे और यह बादामी के जो है वंशज थे। और एक आपका वेगी है। तो वेगी में देखें दूसरा जो पूर्वी चालुक्य वेगी है। तो वेगी के चालुक्य वंश संस्थापक विष्णुवर्मन था। इसकी राजधानी वेगी यानी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक जयसिंह प्रथम, यानी जयसिंह प्रथम, इसका राजधानी दक्कन, जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुगुप्त सेकंड थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विद्यादित्य तृतीय, इसका सेनापति पंडरंग था। इसके बाद इसमें देखें चालुक्य वंश जो कल्याणी रहा, जो कि बादामी के चालुक्यों के वंशज थे। इसमें देखें तो जो कल्याणी है, यानी यह पश्चिमी चालुक्य जो कहलाए, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की थी। राजधानी इसका मान्यखेड़ थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक में देखें तो तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य छठा, सोमेश्वर
थर्ड एम टाइलप थर्ड थे। सोमेश्वर प्रथम ने मानिकेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठा था। विल्लड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य छठे के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ या गैलो स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव रचित की रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य छठे के जीवन पर प्रकाश डाला गया है।